नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते खबरों का, जहां देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि संविधान दिवस की शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय में जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अंबेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो इस संविधान के निर्माता हैं। वहीं देहरादून में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है और संविधान को समझाने का मौका देता है। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संसद ने, जो आज़ाद भारत की संसद थी, उसने इसको अंगीकृत किया, स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान, इसके बारे में कुछ कहना या कुछ पूछना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। हमारा संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिससे देश चल रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी व्यवस्थाएं हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, जिसके सहारे पर चलकर देश आज तरक्की पर आगे बढ़ रहा है। तो संविधान को, जो उसका प्रेमबल है, जो उसकी अवधारणा है, जो उसके उद्देश्य हैं, उनको जानना हर एक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा दिवस के अवसर पर सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संविधान की शपथ दिलवाई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, एडीजी के सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी घंटाघर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा लिखे गए संविधान की बात की गई। इस मौके पर उनकी प्रतिमा के पास काफी लोग इकट्ठा हुए और उनकी ओर से लिखे हुए संविधान को देश और देश के नागरिकों के लिए वरदान कहा। लोगों का कहना था कि बाबा साहब की ओर से लिखे गए संविधान ने देश के लोगों को धर्म, जाति से ऊपर उठकर बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान दिवस के रूप में आज का दिन भारत की सरकार और राज्य की सभी सरकारें संविधान दिवस को मना रही है। भारत का ऐसा संविधान, एक पवित्र संविधान दुनिया का, जिसमें सबको अधिकार, समानता का अधिकार दिया है संविधान में, और चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सबको समान अधिकार है। संविधान दिवस के रूप में आज का दिन देहरादून के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर्स ने सीओपीडी बीमारी के लक्षण और उनके बचाव को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बीमारी की जानकारी दी। इस दौरान टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स और डॉक्टर वैभव चार्चा और विवेक वर्मा से खास बातचीत की। देहरादून के मैक्स अस्पताल में आज सीओपीडी
करके एक प्रेस की गई है। उसमें मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर विवेक वर्मा और डॉक्टर वैभव चाचा इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज प्रेस हुई है तो क्या कुछ जो सीओपीडी को लेकर के क्या है? जी, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में संकुचन आना और सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होना, ये इसके लक्षण होते हैं। साथ में बलगम बनना। कारक तत्वों में स्मोकिंग सबसे पहला स्थान पर है और दूसरे अन्य प्रदूषण करने वाले तत्व इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कोविड चला गया लेकिन हमें साथ में एक मास्क दे गया, तो मास्क पहनना बड़ी अति आवश्यक है। AQI यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा बिगड़ता जा रहा है धूल मिट्टी प्रदूषण के चलते, तो उस सब से भी जो बचाव करेंगे तो इनसे सीओपीडी जो है अगर हो चुका है तो नहीं होगा, या शुरुआती दरों में है तो वहीं रुक जाएगा। सर, किस एज को फैक्टर ज्यादा कर, अगर देखें एज फैक्टर अगर देखा तो किस एज के लोगों को ज्यादा इफेक्ट? तो सीओपीडी ऐसा देखा गया यूजली 45 या उससे बड़े वर्ग में ही प्रेजेंट करता है, परंतु कुछ लोग जो कि इस प्रकार के प्रदूषण से एक्सपोज्ड हैं उनको जल्दी भी हो सकता है, तो 30-35 की आयु में भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन यूजुअल ऐसा देखा गया है कि 45 या 45 से ऊपर के लोग जो खासकर धूम्रपान करते हैं या इसी किसी प्रकार की धूल मिट्टी का सेवन है या जो केमिकल फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं तो उनमें ये ज्यादा पाया गया। हमारे साथ बात करें डॉक्टर वैभव चाचा और डॉक्टर विवेक वर्मा, जिन्होंने बताया सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी ही इलाज संभव है और इसके इलाज में ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो लोगों को एहतियात करने के लिए जरूर कहा गया है कि धुएं से बचने के लिए, और कई चीजें ऐसी हैं जिसका बचना लोगों के लिए जरूरी है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने TV24 संवाददाता आदिल पाशा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान लखपत बुटोला ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के नतीजे आए हैं जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत बुटोला इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुटोला साहब, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है, उसके बारे में क्या करें? देखिए, आज जो संविधान हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, देश के तत्कालीन बुद्धिजीवी थे, और उनके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो एक पवित्र ग्रंथ लिखा है, जो समरसता की बात पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को एक रूपता, एक अधिकार देने की जो बात कही गई है, उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का जो दिवस है, उस पे देश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है। मैं चाहता हूं कि इस देश के में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से कांग्रेस की सरकारों ने, फ्रीडम फाइटरों ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने, मीडिया के बंधुओं ने इस संविधान को मजबूत करने का काम करके जन जन तक ये संविधान की जो संविधान की जो प्रस्तावना से लेकर जो अधिकार है, मूल अधिकारों की बातों से लेकर राष्ट्रीयता की बात को लेकर के जो तमाम देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद है। ये आरोप क्या लग रहा है, ये तो आपके सामने है। ये कांग्रेस गलत कह रही है। ये आप बताएं, निकाय चुनाव को 8-9 महीने से ज्यादा हो गई। आप लोकतंत्र की हत्या कब तक होती रही? 27 तारीख को पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो, कल के दिन, ये आज का दिन बचा है। आप बताओ क्या तैयारी है? ये तो निकाय के तो जो वहाँ पे जो हमारे चेयरमैन होने चाहे थे, वार्ड मेंबर्स होने चाहे थे, वो तो आज तक अपने क्षेत्र का आधा काम कर देना चाहता। अब पंचायतों की तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार का अभी भी आप नहीं बता सकते कि निकाय चुनाव किस समय होंगे। आप आज भी नहीं बता सकते। सरकार अपनी सुविधा से चुनाव कराना चाहती है, अपनी गोटियां फिट करके चुनाव कराना चाहती है। ये मेरा साफ कहना है कि सरकार अपनी परिस्थिति, वस्तु स्थिति और अपने मूड के हिसाब से लोकतंत्र की हत्या करके अपने जीतने के लिए कारगर रास्ता बनाने का काम कर रही है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने साफ कहा है कि कितने प्रदेश जो उनकी सीट है उसको लेकर के कई जो योजनाएं हैं उस पर वो चर्चा करने, और राज्य में कई मुद्दे हैं ऐसे हैं जिन पर वो विधानसभा में सवाल उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आरोप यह है कि सरकार किसी भी सवाल को उठाने को दबाना चाहती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में रहने वाली एक महिला ने पुलिस विभाग में तैनात सिपाही पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार पुलिसकर्मी ने महिला के साथ विवाह किया था, जिसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे और उस बच्ची को अकेला छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया, और अब महिला ने बच्ची को उसके पिता का नाम और हक दिलाने के लिए पुलिसकर्मी की शिकायत पुलिस और CM पुष्कर सिंह धामी से की है।
पुलिस कर्मी पर पत्नी और बेटी को छोड़कर दूसरी शादी करने के लगे संगीन आरोप गंभीर है। बेटी और पत्नी को छोड़ पुलिस कर्मी ने रचाई दूसरी शादी। बच्ची को हक और पिता का नाम दिलवाने के लिए पीड़िता ने एसएसपी उधम सिंह नगर और सीएम को भेजी शिकायत। रुद्रपुर खेड़ा निवासी महिला के मुताबिक पुलिस विभाग में कार्यरत हर्षवर्धन सिंह ने साल 2019 में उसके साथ शादी की थी। इसके बाद शहर के ही सामिया स्थित एक फ्लैट में उसके साथ रहा था। महिला के मुताबिक साल 2020 में जब वो गर्भवती हुई तो हर्षवर्धन सिंह ने ड्यूटी और प्रेगनेंसी में देखभाल का बहाना करते हुए महिला को उसकी मां के पास भेज दिया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने महिला और बच्ची से किनारा कर लिया। मैंने जिससे शादी करी थी उसका नाम हर्षवर्धन सिंह है और वो ही मुझे आजकल परेशान कर रहा है। आजकल क्या, शुरू से ही जब से मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ पे हूँ तब से ही मुझे धमकियां भरी फोन आता है। हिमांशु सरकार से फोन करवाता है और कहता है कि बल्कि ये जान से मार देंगे। मेरे से उसने शादी करी 2019 में शामिया में करी, मंदिर में। बेटी मेरी हुई 9 तारीख महीना 11 2020 को हुई मेरी लड़की। हर्ष ने कभी हमें पूछा भी नहीं मुड़ के कि भाई कैसी है, कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है। ऊपर से हमें कहता है कि मरवा देंगे तुम्हें हम। वो पुलिस में है, रुद्रपुर में पोस्टिंग है उसकी। पुलिस से मैंने शिकायत करी थी, मैं एसएसपी ऑफिस गई, तब भी इतना प्रेशर बनाया हमारे पर कि केस वापस लो। मेरी मम्मी को आके घर में इतनी धमकियां दी कि अपनी लड़की से कहो केस वापस ले। मेरे साथ जो भी फोटोज थी, जितना मेरे पास डाटा था, सब एसएसपी ऑफिस में मेरे से डिलीट कर लिया गया। एक बबीता गोस्वामी करके एक पुलिस वाली थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा वहाँ बुला के। थप्पड़ मारने के बाद मेरे हाथ से फोन छीन लिया गया। वो फोन मुझे 1 हफ्ते बाद रिटर्न दिया। जब उस फोन में से सारा कुछ डेटा उन लोगों ने डिलीट कर दिया, तब जाके मुझे वो फोन दिया मेरा। मैं यही मांग करती हूँ कि मेरी लड़की को और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को और मुझे न्याय चाहिए। जो मेरी लड़की का हक है वो हक चाहिए। मेरी लड़की को कल के दिन स्कूल में एडमिशन कराना है, उसके बाप का नाम चाहिए, समाज में नाम चाहिए। उसकी लड़की है, उसके लिए उसे खड़ा होना ही पड़ेगा समाज में। मैं अपनी लड़की का अधिकार चाहती हूँ, अपना अधिकार चाहती हूँ। वहीं इस मामले में जब पुलिसकर्मी हर्षवर्धन सिंह से बात की गई तो उन्होंने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। हर्षवर्धन ने बताया कि महिला से उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन उसने महिला के साथ विवाह नहीं किया और न ही किसी भी तरह के कोई संबंध बनाए हैं। इसलिए विवाह और उससे बच्ची पैदा होने के आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा है। कुछ नहीं, ये मामला मैं पहली बात तो इस नाम की किसी महिला को मुझे जानता भी नहीं कुछ। हाँ, और 2021 में ये पहले पूर्व में आई थी, इस तरह की पूरा कंप्लेन बना के किसी एडवोकेट के थ्रू मेरे पे सारे एलिगेशन लगाए थे। फिर उसमें जांच हुई थी। उस समय हमारे कप्तान साहब के पास आई थी, जो हमारे एसएसपी साहब थे, दिलीप कुमार साहब थे, और फिर उसमें जांच के निर्देश दिए थे कप्तान साहब ने। जो भी जांच वाच हुई थी, बाद में ऐसा हो गया कि ये पीछे नहीं चलो कुछ नहीं, इसने राजीनामा कर लिया था मुझसे कि चलो वो आपसी मन मुटाव में कुछ ऐसी होते हुए ये सब हुआ था। फिर इसने पूरा राजीनामा बना था, जो जिस एडवोकेट के थ्रू आई थी वहीं पे इसने राजीनामा बनवाया कि चलो अब मुझे कुछ नहीं करना है। और उसका वही जहाँ जांच हो रही थी वहाँ पुलिस ऑफिस में जांच में महिला हेल्पलाइन में मेरे खिलाफ लिखा था ये सब, वहां भी इसने लिख के दे दिया था कि मेरा इस तरीके से कोई लेना देना वो नहीं है। अब इतने सालों बाद फिर अचानक से 2024 में अब फिर से मेरे पास किसी मतलब अन्य लोगों के कॉल आने लगे कि एक बार आ जाओ, मिल लो, कोई तीसरा रास्ता निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा तीसरा रास्ता निकालने की कोई बात ही नहीं है, तो सीधा बात है, तुम टॉर्चर कर रहे हो भाई, पैसे वैसे की डिमांड चाह रहे हो, ये है। तो मैं इसमें आया नहीं। मैंने कहा यार अब जो तुम्हें करना है तुम करो वो। और इस तरीके से फिर से एलिगेशन लगा रही थी, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई शादी पूर्व में हो चुकी है। 2014 में तरुण नाम का लड़का है, सुंदरपुर गांव पड़ता दिनेशपुर में, वहाँ इसकी शादी हुई और इसके अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। सब बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पिछली बार जांच में क्लियर हो जाता, शादी है, कोई फोटो होती, कुछ होती। बिल्कुल बच्ची मेरी नहीं है। उस समय भी मैंने कहा था, उस समय तो खुद बैकफुट में आई, मैंने कहा नहीं अब कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। पैसों के चक्कर में था ना ये लोग, क्योंकि इन लोगों का काम ही ऐसा ही है। इन लोगों ने बहुत, मैंने अभी फिर थोड़ा वैसे अपने तरीके से पता करवाया कि कहाँ का इसका क्या रहा है। तो वही ने पहले भी 2-3 लोगों को ऐसे घेरा है इन चीजों में ना। पैसे दे देते तो उनको दबाव कम बना लेते, नहीं करते। तो पहले मैं कहीं एक ड्यूटी में था, गार्ड में, कहीं गार्ड वार्ड में हम ड्यूटी करते थे, तो वहां से ये लोग निकलते थे, शायद टहलते वहलते थे। तो हल्की जैसे हम थोड़ा वहाँ रोका टाकी करते हैं, ऐसे कोई वो गार्ड वैसी थी ना थोड़ी वहाँ पे शागार, तो वहां से इस तरीके से हल्का फुल्का था, जानती थी हाँ ये वो, बाकी और किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। महिला द्वारा उत्तराखंड पुलिस को भेजे गए पत्र के अनुसार महिला और पुलिसकर्मी ने आपस में विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन पुलिसकर्मी के अनुसार उनका विवाह नहीं हुआ और न ही किसी तरह के कोई संबंध बने थे। इसलिए महिला से पैदा हुई बच्ची उसकी नहीं है, ऐसा पुलिसकर्मी का कहना है।
ऐसे में एक महिला जो अपनी पुत्री को उसके पिता का नाम और हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी द्वारा महिला के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करना मामले को पेचीदा बना रहा है। ऐसे में अब देखना ये खास होगा कि क्या पुलिस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए DNA टेस्ट तक जाती है या फिर मामला आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सक्ती मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला की शरीर से आभूषण भी गायब है। मृतक महिला के पति के अनुसार जब वो अपनी दुकान पर था तो उसके घर से फोन आया कि उसकी पत्नी की हालत खराब है। जैसे ही वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी के सिर से खून आ रहा है और उसने जो आभूषण पहने हुए थे वो भी नहीं थे। जिसके बाद वो आनन फानन में पत्नी को अस्पताल लेकर गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से पूरे मामले को पुलिस के जानकारी में दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है, जो कि मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। मुझे फोन किया गया, मंडी से आया मैं, यहाँ देखा तो इसके सिर पे चोट लगी। मैंने कहा मैं घबरा गया, मोहल्ले में रुक का तारा मैंने, यहाँ कोई था नहीं, औरतें आ रही, बेचारी औरतें कहाँ जाती लेके। फिर मैं उठाया, मैं भागा अपने भाई को ले गया बुला के। भाई मेरे साथ आया, भाई ने दोनों ने उठाया तो बाहर ले गए। रिक्शा लाई, रिक्शा नहीं मिल रही थी पहले, वहाँ रिक्शा लाया, रिक्शा बिठाया। कोई कह रहा वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल इसमें। फिर वहाँ कुछ नहीं है। और वो आवाज मार रहे थे कि इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को, इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को। मैंने क्या हो गया भाई? कहने तेरी भाभी के चोट लगी, खून निकल रहा उनके बहुत। तो मैंने कहा चल, मैं जब ये दुकान छोड़ गए उसके साथ चलाया और मैंने भैया को कहा, मैंने भाई तू इस गली में चल। और मैं जमा डॉक्टर के पास को होके आ रहा, तो मैं जमा डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने सर मेरी भाभी की चोट लगी, आप किसी तरह घर पे चलो 2 मिनट के लिए और देख लीजिए आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया वो होश में है या बेहोश में है। मैंने सर मैं घर नहीं गया उनके, और आप मेरे साथ चलो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो उनके लड़के ने कहा ऐसा है भाई, हम नहीं जा सकते और तुम इन्हें जो है आप सिविल हॉस्पिटल ले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में वहाँ दिखा दो भाई, और बस वही करेंगे ट्रीटमेंट जो भी होगा, और हम नहीं जा सकते। पौड़ी जिले के पीएमश्री समेत 11 सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग स्कूल के डेवलपमेंट करने के लिए सरकारी स्कूल के 373 छात्र छात्राओं को अब चाइनीज भाषा सिखाई जा रही है। इस भाषा का ज्ञान लेने के बाद छात्रों के विदेश जाने की राह तो आसान होगी ही, साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में छात्र अपने दबदबा बना पाएंगे। डीएम ने बताया कि विदेशी भाषा को सिखाने का मकसद छात्रों को मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, जबकि छात्रों के स्कॉलरशिप देने से लेकर छात्रों के हुनर और निखारने के लिए चाइनीज भाषा को सीख रहे हैं। जिन लैंग्वेजेस को सीखे जाने की से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, तो उन्हीं लाइन पे मेरे द्वारा विचार विमर्श के बाद में तय किया गया था कि नई लैंग्वेजेस भी सिखाई जानी चाहिए। इंग्लिश के अलावा भी हमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आनी चाहिए जिनसे हम मार्केट में अपने स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें। मैंने डिसाइड किया था कि हम चाइनीज लैंग्वेज को यहाँ प्रमोट करेंगे। तो इसी क्रम में अभी जो रिव्यू किया गया था, तो उसमें उनका जो सिलेबस है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो कंटिन्यूसली करवा भी रहे, और साथ ही ताइवान के सपोर्ट से जो उन्हें फर्दर स्कॉलरशिप से या विजिट को लेकर के भी प्रयास चल रहे हैं। और उत्तराखंड में इस बार सामान्य से भी कम बारिश हुई और आने वाले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 सितंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आ रही है। और वहीं रुड़की के पुहाना में स्थित ग्रीनवे स्कूल में 2 में से आज खेलों का 1.0 का भव्य आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरिद्वार क्षेत्र के 20 से 25 स्कूलों ने हिस्सा लिया। पहले दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आयोजित किया गया, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। कार्यक्रम को रोमांचक प्रतियोगिता देखने के लिए मिली, जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए रस्सी कस्सा और एक बेहद प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल मैच शामिल था। इन खेलों ने विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रतिभा और टीम वर्क को उजागर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अशोक चौहान, माला चौहान, रिदम चौहान और महक चौहान मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के नए बने वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया।
ये प्रतियोगिता आज और कल 2 दिन चलेगी। इसमें टग ऑफ वॉर और फुटबॉल है। आपने देखा हमारा ये जो इंडोर फुटबॉल कोर्ट हमने बनाया है, ये मेरे बड़े बेटे रिदम ने ही इसने सारा इनिशिएटिव लिया। जितने भी आपने कोर्ट्स देखे जो हमने आज इनॉग्रेट किए, हमें कुछ नहीं पता, हमने आज पहली बार देखा है। जितने पेरेंट्स हैं, सब स्कूल, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको यही मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, स्टेमिना इंक्रीज होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो उसके लिए हमने ये चीज आज प्रस्तुत की है लोगों के सामने। आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतनमान को 26,000 करने के नियम नियुक्ति की मांग को लेकर चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई तरह के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन वेतन बहुत कम है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन करने के बाद भी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए, नियमितीकरण कर दिया नहीं होता तो आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार होश में नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे। वहीं देहरादून के पलटन बाजार से विवाद का मामला सामने है। यहाँ पर शादी की पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक दूसरे पर तलवारें भी चली और 2 युवक इस हाथापाई में घायल हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पगड़ी बांधने के दौरान मोल भाव को लेकर विवाद हुआ और बीच बचाव के आए 2 लोग भी तलवार निकालने लगे, जिसके बाद से विवाद और बढ़ गया। वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करवाने की मांग को लेकर भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने अपने साथियों के साथ शहीद स्मारक गेट पर भूख हड़ताल की। भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी का कहना है कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू हो। उन्होंने कहा कि उन्हें शहीद स्मारक के अंदर भूख हड़ताल पर बैठने नहीं दिया जा रहा। इस दौरान स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने भी सरकार पर और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। पुष्कर सिंह धामी जी जो कई बार विधायक हैं, वो आज मुख्यमंत्री हैं और उनको शोभन ही नहीं है कि उन्होंने सरकार ने प्रशासन पर इतना दबाव बना दिया है कि शहीद स्मारक में भूख हड़ताल नहीं होगी और लिखित के आगे वक्त नहीं चलता है। ये कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लिखित में सूचना दें, हमें लिखित में दें। हमने पूर्व में लिखित में सूचना दी थी, वरना जिलाधिकारी महोदय के आवास पर और उनके कार्यालय पर भूख हड़ताल करेंगे हम। 2018 के बाद जो भूमि कानूनों में जितने भी आपने संशोधन किए हैं वो सारे रद्द होने चाहिए। आप जो भी कानून इस राज्य में लाना चाहते हैं भू कानून,
को एक बार उसके ड्राफ्ट को जनता के भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम बजट सत्र तक भू कानून लाने जा रहे हैं, लेकिन बजट सत्र तक बहुत देर हो जाएगी, यहाँ सारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं जैसा सरकार ने भूमि कानूनों में बदलाव किया है तो सरकार के पास ऑर्डिनेंस की पावर है, ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार इस कानून को रद्द कर सकती है। तो इस मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।